नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। आज के हमारे एपिसोड में हम बात करेंगे सीओपीडी की। सीओपीडी है क्या, इस बीमारी का ये बीमारी विकसित कैसे हुई, इस पर विस्तार से हम बातचीत करेंगे। लेकिन इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये फेफड़ों से जुड़ी हुई बीमारी है जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है और यही वजह है कि इसके लिए जागरूकता के लिए हर साल यानी कि आज के दिन 19 नवंबर को वर्ल्ड सीओपीडी डे मनाया जाता है। इस विषय पर ज्यादा जानकारी और चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है श्री वेंकटेश सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर वर्षा विश्वनाथ। डॉक्टर वर्षा, पहले तो बहुत स्वागत आपका IBC 24 में। डॉक्टर वर्षा, सीओपीडी एक्चुअल में होता क्या और इस बीमारी का विकास कैसे हुआ, जरा बताइए। सीओपीडी एज ए फुल फॉर्म देखेंगे तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, मतलब ये क्रॉनिक डिजीज़ है जो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके डेवलप होती है, जिसमें कि सांस की जो नलियाँ होती है उसमें सकरापन आना, नैरो हो जाते हैं, ज़्यादा बलगम बनने की वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है, तो ये खांसी जैसे या सांस फूलने जैसे प्रेजेंट करता है। डॉक्टर वर्षा, लेकिन इस बीमारी के बारे में जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसको लोग ज़्यादा जानते नहीं और यही वजह है कि आज के दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है और लोगों के लिए जागरूकता फैलाई जाती है। इसका उद्देश्य क्या होता है, ज़रा बताइए। सीओपीडी का अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है। अभी इस साल का जो थीम है वो भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ थिंक सीओपीडी, मतलब यदि सांस फूलता है तो आप पहले सीओपीडी के बारे में सोचें, क्योंकि स्मोकिंग बहुत ही कॉमन है और स्मोकिंग करने वाले लोगों में खांसी भी बहुत ही कॉमन होता है, तो इस बीमारी को लोग सामान्य खांसी समझ के नज़रअंदाज कर देते हैं। तो और ये बीमारी ऐसी है जिसको शायद हम जल्दी पकड़ लें तो बढ़ने से रोक सकते हैं। डॉक्टर वर्षा, लेकिन सीओपीडी की अगर हम बात करें तो पहले हम इस बीमारी को बहुत कम सुनते थे, लेकिन आज का जो वर्तमान की स्थिति अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग इसके पेशेंट हैं, बहुत सारे लोग इससे जूझ रहे हैं। इसका मुख्य कारण आप क्या समझती हैं? एज ए बीमारी के नाम पे अब ज़्यादा इसको हाईलाइट नहीं किया गया है, लेकिन ये अभी भी 3rd या 4th मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में। एक बीमारी ये भी होती है जैसे डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, वैसे सीओपीडी भी एक बहुत ही प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। तो इसके बारे में जितना लोग जानेंगे या इसके लक्षण को समझेंगे तभी हम इसकी रोकथाम कर पाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर वर्षा, जैसे कि आपने शुरुआत में स्मोकिंग का जिक्र किया, तो क्या ये सच है कि जो स्मोकिंग करते हैं उन्हें ही खतरा ज़्यादा होता है या फिर नॉन स्मोकर्स जो होते हैं उन्हें भी इसका खतरा हो सकता है? हाँ, स्मोकर्स में डेफिनेटली, क्योंकि बहुत ही क्लियर कट एक कॉज है। उसके अलावा नॉन स्मोकर सीओपीडी भी एक अपकमिंग एंटिटी, क्योंकि अब स्मोकिंग के रिलेटेड अवेयरनेस कुछ बढ़ गई है, तो स्मोकिंग पैटर्न्स अब पहले से बेटर होते जा रहे हैं। लेकिन फीमेल स्मोकर्स भी बढ़ गई हैं। उसके अलावा भी जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है या घर में ही जो पार्टिकुलेट पोल्यूशन रहता है उसके वजह से, और गाँव रूरल एरियाज़ में बायोमास फ्यूल जो चूल्हा जलाना, उन सब के वजह से भी सीओपीडी होता है। तो स्मोकर सीओपीडी, नॉन स्मोकर सीओपीडी दोनों ही इक्वली स्प्रेड हो गया है। मतलब हमें समझ सकते हैं कि बहुत सारे इसके कारण हैं और आगे हम जानेंगे भी। डॉक्टर वर्षा, लेकिन कहा जाता है कि किसी भी चीज़ का अगर सही समय में पता चल जाए और उसका इलाज हो जाए तो आप बड़ी से बड़ी बीमारियों से लड़ सकते हैं। ऐसे में अगर सीओपीडी की मैं बात करूँ तो कौन से वो सामान्य लक्षण है जिन्हें नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए शुरुआत में? लंबे समय से खांसी, बलगम आना, और बलगम में जैसे पीलापन या गाढ़ा बलगम आना, थोड़ा भी चलने फिरने में सांस फूलना, जैसे पहले आप एक फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स चढ़ जाते थे, अब उतना नहीं चढ़ पा रहे हैं या धीरे धीरे चल पा रहे हैं, रात में अचानक से सांस फूल के उठ जाना, नींद प्रॉपर नहीं होना, वेट लॉस होना, ये सब चीज़ें भी सीओपीडी के ही लक्षण होते हैं। बिल्कुल, तो बहुत ज़रूरी इन लक्षणों को लोग समझें और आज का दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि लोगों को इसके बारे में जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा रहे। डॉक्टर वर्षा, एक बात ये भी यहाँ पर अगर सीओपीडी की मैं बात करूँ तो कुछ चीज़ें हम देखते हैं कि जिनका ट्रीटमेंट संभव नहीं हो पाता है, लेकिन ट्रीटमेंट करना है, कैसे करना है, इसके पहले टेस्ट किए जाते हैं। सीओपीडी का निदान कैसे किया जाता है, कौन कौन से टेस्ट इसके लिए आप लोग करते हैं? सीओपीडी नॉर्मली हम डायग्नोज करते हैं तो आप किसी भी चेस्ट के डॉक्टर को सबसे पहले जब दिखाएंगे कि सांस की समस्या हो रही है तो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो होता है वो है स्पायरोमेट्री। उसके अलावा भी हम चेस्ट एक्सरे भी करते हैं और ब्लड टेस्ट भी करते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट बोलेंगे तो वो है स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री के बारे में ज़रा बताइए, कैसे आप लोग इससे पता करते हैं कि मरीज़ को सीओपीडी है या फिर नहीं? जी, स्पायरोमेट्री एक टाइप से एक एयर फ्लो को सेंस करने का एक डिवाइस होता है, जिसमें कि जिस स्पीड से कोई पेशेंट जो मशीन में सांस को छोड़ रहा है और ले रहा है, उसका जो स्पीड है, उसका जो वॉल्यूम है, उसको कैलकुलेट करके कितने रास्ते में रुकावट है ये समझ में आ जाती है।
डॉक्टर वर्षा, अब सबसे ज़रूरी क्वेश्चन मैं आपसे करने वाली हूँ, क्योंकि सीओपीडी का क्या पूरा ट्रीटमेंट पॉसिबल है या फिर इसे सिर्फ कंट्रोल में किया जा सकता है? सीओपीडी कंट्रोल में रखा जा सकता है, बट ये पूरा जड़ से ख़त्म नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप लोग इसका ट्रीटमेंट अगर शुरू करते हैं तो किस तरीके से ट्रीटमेंट मरीज को दिया जाता है? नॉर्मली जो सीओपीडी का ट्रीटमेंट रहता है उसमें हम इन्हेलर्स यूज़ करते हैं। उसके अलावा भी कुछ मेडिसिन होती हैं जो बलगम को लूज़ करने के लिए, कभी इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स वगैरह रहता है, लेकिन जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है वो इन्हेलर्स ही होते हैं। इनहेलर का जिक्र आपने किया तो मुझे याद आ रहा है, इससे एक मिथक है, मुझे लगता है कि आप एक्सपर्ट है तो आप ही जी। वो चीज़ को क्लियर कर सकती हैं कि इसकी आदत लग जाती है। क्या ये सच है? और आदत अगर लग जाती है तो उसके क्या कोई नुकसान होते हैं? आदत बोलना तो एक मिसनोमर है, मतलब इट्स अ मिथ कि एडिक्टिव होता है। एडिक्टिव नहीं है वो इन्हेलर्स एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो मेडिसिन को एग्जैक्टली जहाँ पे उसको एक्ट करना है, जो लंग्स में, वहाँ तक पहुँचाता है एकदम मिनिमम डोज में जितना रिक्वायर्ड होता है। तो इससे बिल्कुल भी आदत नहीं लगती है और ये कई बार लाइफ सेविंग होता है। डॉक्टर वर्षा, एक बात ये भी है, क्योंकि सर्दियों में अक्सर देखा जाता है कि सीओपीडी के जो मरीज होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में प्रिकॉशंस रखना और भी ज़्यादा ज़रूरी उनके लिए है। कौन कौन से प्रिकॉशंस आप सजेस्ट करेंगे? ठंडी की वजह से जो है एयर डेंसिटी बढ़ जाता है, प्लस वायरल इन्फेक्शंस काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो उसके वजह से कई बार सीओपीडी एक्सर्बेशन बोलते हैं, या बीमारी का ज़्यादा प्रभाव होना, वो काफ़ी फ्रिक्वेंटली देखा जाता है। तो ठंड से बचाव ज़रूरी है। ठंडी में बाहर ना जाएं या मास्क का यूज़ करें, और धूल धुएं से स्पेशली और प्रोटेक्शन चाहिए उस टाइम पे। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, प्रिकॉशन ज़रूरी है। लेकिन सर्दियों की अगर मैं बात करूँ पूरे साल भर की, तो जो इसके मरीज होते हैं उन्हें खास तौर पर रोज़मर्रा की दिनचर्या में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए विशेष तौर पर? जो भी ट्रिगर्स हैं, स्पेशली जैसे जो स्मोकर्स हैं, तो स्मोकर्स को तो स्मोकिंग क्विट करना चाहिए। उसकी अलग पूरी एक ट्रीटमेंट पद्धति होती है कि स्मोकिंग सेसेशन कैसे किया जाता है। उसके अलावा जो नॉन स्मोकर्स हैं, जिनको घर में धुएं से या अगरबत्ती के धुएं से, घर में तड़का लगाने के स्मेल से, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स से, उन सब चीज़ों से बचाव करना चाहिए खुद का। घर में और भी ऐसी चीज़ें होती है जैसे फैब्रिक कंडीशनर्स वगैरह, जिसमें भी वीओसीज होते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो सब भी बहुत ही आजकल फीचर्स में आ रहे हैं कि वो भी कॉज करवाता है इंडोर पोल्यूशन। हाँ, इंडोर पोल्यूशन की बात मैं आगे भी आपसे करने वाली थी। ऐसा माना जाता है कि ये मुख्य कारण है कहीं ना कहीं इसका, क्या मानती हैं आप इसे? हाँ, इंडोर पोल्यूशन अभी के डेट में, क्योंकि पहले के इस लेवल पे जैसे अब हम अर्बन एरियाज में रहते हैं तो वही हमारा एक कॉज है। और उसके अलावा जैसे अभी हम दिवाली के बाद भी देखते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स वगैरह बहुत ख़राब हो जाता है। तो घर में भी ऐसी चीज़ें होती है जैसे कि परफ्यूम्स हो गए, अगरबत्ती का धुआं, घर में जो किचन का स्मोक है, वो सब चीज़ें भी। डॉक्टर वर्षा, लेकिन एक बात ये भी, इनहेलर का जिक्र हमने पहले भी किया था, इसे लेकर जो मिथक था उससे आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया, लेकिन कुछ लोग हम देखते हैं जो इनहेलर का इस्तेमाल सही तरीके से शायद नहीं करते हैं। ऐसे में ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप उन दर्शकों को ज़रा बताएं कि वो क्या गलती करते हैं इसके इस्तेमाल में। जी, इनहेलर्स देखा जाए तो 2-3 टाइप के होते हैं। बेसिकली जो आप लोग ने मूवीज़ वगैरह में जो देखते हैं नॉर्मली, वो होता है मीटर ड्रग इनहेलर। ये मैं अपने साथ में एक लाई हूँ। ये मीटर ड्रग इनहेलर होता है। इसमें जैसे इसका ढक्कन खोल के हम इसको ऐसे कंप्रेस करते हैं तो इसके अंदर एक सिलेंडर होता है, तो वो एक पफ ऑफ एयर रिलीज़ करता है। तो इसको हमको मुंह में लेके मुंह से सांस लेना होता है। इसमें लोग क्या करते हैं, या तो कहीं और पे स्प्रे कर देते हैं या बहुत जल्दी उसको यूज़ कर लेते हैं, और यूज़ करने के बाद में जो है दवाई जो मुंह में डिपॉजिट होती है उसको हमको खाली करना होता है, तो कुल्ला करना होता है, मुंह क्लियर रिंस करना पड़ता है उसके बाद। तो कई लोग अगर ये डायरेक्टली नहीं ले पाते हैं तो हमारे पास एक स्पेसर डिवाइस होता है जिसमें कि ये कनेक्ट हो जाता है, तो फिर इसके थ्रू हम आराम से सांस ले सकते हैं। तो इसमें दवाई का जो है डोज भी प्रॉपरली डिलीवर हो जाता है और लॉस ऑफ मेडिसिन नहीं होता। इसके अलावा भी एक डिवाइस होता है जिसको हम ड्राई पाउडर इनहेलर के लिए यूज़ करते हैं। इसमें जो कि एक कैप्सूल रखने की जगह होती है, और इसमें इसको भी सेम वही दवाई जो इसमें रहती है उसी का एक कैप्सूल फॉर्मेट में इसको यूज़ किया जाता है। इसको लेने के बाद भी मुंह कुल्ला करना ज़रूरी होता है। तो ये अलग अलग टाइप्स हैं जिससे कि हम दवाई को लंग्स के अंदर में पहुंचा सकें। मुझे लगता है कि ये प्रॉपर एक प्रोसेस है जो आपने बताया, और ये बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार वो गलत इस्तेमाल करते हैं और फिर कहते हैं असर नहीं हो रहा है या कुछ और प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर वर्षा, एक बात ये भी, कोविड-19 की अगर मैं बात करूँ तो हम देखते हैं कि इसके बाद से लोगों की जो जीवन शैली है बहुत बदली है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसमें फेफड़ों की समस्या भी है। तो क्या इस बीमारी को भी मैं मान सकते हैं कि कोविड-19 के बाद ही इसमें ज़्यादा वृद्धि देखी जा रही है?
कुछ हाँ यस कुछ केसेस में काफ़ी अभी इंक्रीज भी हो गया है, कुछ तो अवेयरनेस भी बढ़ गई है लोगों में, तो मुझे लगता है कि वन ऑफ द रीजंस वो भी है कि एक तो एलर्जीज भी थोड़ा सा इंक्रीज हो गए हैं, फाइब्रोसिस थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, तो शायद सीओपीडी इसलिए भी बढ़ गया है। प्लस अवेयरनेस लोगों में काफ़ी बढ़ गई है कि सांस संबंधित परेशानियां क्या क्या है, तो थोड़ा डॉक्टर्स से मिलने का भी एक अवेयरनेस बढ़ गया है अभी इस बारे में। बिल्कुल, यही बहुत ज़रूरी है कि लोगों में अवेयरनेस इस चीज़ को लें। जी। लेकिन सीओपीडी के जो मरीज़ होते हैं, उनके लिए फ्लू और निमोनिया का वैक्सीन कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। वो जितना ही आपका इन्हेलर थेरेपी, जितना मेडिकेशन ज़रूरी है, लगभग उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वैक्सीनेशन लगाने से आप नेक्स्ट टाइम कभी एक्सर्बेशन होने से रोकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन होने से बचा सकते हैं और बीमारी को और आगे बढ़ने से कुछ हद तक हम रोक सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर वर्षा, अब तक आपने जिस तरीके से हमें जानकारी दी सीओपीडी को लेके, हमें इतना तो समझ में आ गया कि इसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी जी। है। ऐसे में अपनी लाइफस्टाइल में क्या कुछ बदलाव करके, क्या कुछ चीज़ें ठीक करके इसे बचा जा सकता है और इसे पूरी तरीके से कंट्रोल में रखा जा सकता है? पहले तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह लें कि आपका कौन सा लेवल पे है अभी सीओपीडी। अगर माइल्ड है कि मॉडरेट है कि सीवियर है कि वेरी सीवियर है, तो उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चलता है। यदि माइल्ड या मॉडरेट सीओपीडी है तो आप एकदम एक हेल्दी इंडिविजुअल जैसे ही आप अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं कुछ दवाइयों की मदद से। बाकी उसके अलावा आपको पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन करना है, जिसमें कि कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज वगैरह इंक्लूडेड होती हैं, वैक्सीनेशन लेना है, न्यूट्रिशन जिसमें कि प्रोटीन अच्छे से लेना होता है बेसिकली, और बाकी जो पोल्यूशन है, स्मोकिंग है, उन सबको अवॉइड करना है। डॉक्टर वर्षा, नेबुलाइजर का प्रयोग देखते हैं कि हम लोग बहुत लंबे समय तक कुछ लोग करते हैं, ये जी। कितना सुरक्षित है आपके हिसाब से? क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, आप ही से अच्छे जी। से समझा सकती है। नेबुलाइजर जैसे हम लोग हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो जब हम ये सब डिवाइसेस यूज़ नहीं कर पाते हैं, जब पेशेंट की सांस लेने की गति इतनी कम होती है कि वो सांस खींच नहीं पाते हैं, तब नेबुलाइजर जो है वो दवाई को अंदर पहुंचाने का काम करता है। तो सॉर्ट ऑफ एन इमरजेंसी सिचुएशन में तो जैसे शुरू के 3 दिन 5 दिन का भी यूज़ कर लिया, बट ऑन अ डेली बेसिस उसको यूज़ करने के लिए हम लोग एडवाइस नहीं करते हैं, या कुछ स्टेबलाइज होने के बाद में हम वापस इन्हेलर्स पे ही शिफ्ट होने के लिए सलाह देते हैं। डॉक्टर वर्षा, पैसिव स्मोकिंग के बारे में हमने काफ़ी कुछ सुना है, जी। ये बच्चों के लिए और खासतौर पर वयस्कों के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है? नहीं, पैसिव स्मोकिंग तो इक्वली बैड है, जितना स्मोकिंग करने जितना ही है। तो वो उसमें जो है, जो सिगरेट के जो साइड से निकलता हुआ जो धुआं है, जिसमें कि निकोटिन और उसके अलावा भी कुछ और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रिलीज होते हैं, वो आसपास के लोगों को, स्पेशली एकदम क्लोज पार्टनर्स को, घर में जो रहने वाले बच्चे हैं, उन सबको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और उसको वो अवॉइड भी नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है इससे भी कहीं न कहीं बचना। डॉक्टर वर्षा, जी। एक बात ये भी है, हम कितना भी कहते हैं कि तकनीक आगे बढ़ चुकी है और अब तकनीकी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कुछ क्षेत्र अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर चूल्हे का इस्तेमाल जी। किया जाता है। इनसे जो निकलने वाला धुआं है, ये कितना खतरनाक हो सकता है? नहीं, वो चूल्हे का धुआं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करता ही है, क्योंकि वो क्लोज्ड स्पेसेस में किचन्स जो रहती हैं वहाँ पे उसमें उतना एयर फ्लो नहीं होता है, तो फिर वो उसी एरिया में काफ़ी देर तक जो फीमेल्स हैं वहीं रह के उनको कुकिंग करनी पड़ती है, तो इस चक्कर में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एक्सपोजर हो जाता है उन लोगों को। तो जितना भी हो सकता है कि गैस वाले चूल्हा यूज़ करें या एकदम वेल वेंटिलेटेड एरिया में रहे, वैसे कर सकते हैं। डॉक्टर वर्षा, एक बात ये भी है यहाँ पर, जैसे कि अगर हम पॉल्यूशन की बात करें तो आज का रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत मुश्किल है पॉल्यूशन से बचना, क्योंकि हम रोज़ सड़कों जी। पर जाते आते हैं। ऐसे में फिर भी अगर आप डॉक्टर होने के नाते कोई सलाह हमें देना चाहेंगे कि हम सीओपीडी से बच सकते हैं, एयर पॉल्यूशन से बच सकते हैं? एयर पोल्यूशन से बचने का कोई बहुत इंडिविजुअल लेवल पे बहुत कुछ हम नहीं कर पाएंगे। हम मास्क वगैरह यूज़ कर सकते हैं, और जब हेवीली पोल्यूटेड टाइमिंग चल रहा है, जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में रोज़ ही बताया जाता है, तो आप उसको देखते हुए यदि आप वर्क फ्रॉम होम कर पाएंगे या इंडोर में आप कुछ फिल्टर्स वगैरह लगा पाएंगे अपने आप को उस दौरान में, जबकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तब आप बचा सकते हैं। बाकी फिर तो जो एनवायरमेंटल लेवल पे जो गवर्नमेंट्स करती हैं, फिर वही मेजर्स हैं जो किए जा सकते हैं। अगर मैं वेंकटेश की बात करूँ तो यहाँ पर अगर मरीज़ आते हैं तो आप लोग किस तरीके से उन्हें ट्रीट करते हैं इसके लिए?
हम लोग इनिशियली जब पेशेंट आते हैं तो उनका बेसिक स्पायरोमेट्री होता है, एक्सरेज होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, और उसके बाद यदि कुछ दिक्कत लगती है तो उनको इन्हेलर थेरेपी चालू करवाई जाती है, इन्हेलर टेक्निक सिखाया जाता है। उसके अलावा भी वैक्सीनेशन और पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन वगैरह भी सिखाया जाता है। डॉक्टर वर्षा, आज वर्ल्ड सीओपीडी डे मनाया जा रहा है, ऐसे में हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे इसे लेकर, क्योंकि हम देखते हैं कि लोगों को फेफड़ों की समस्या है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, वो ये नहीं समझ पाते कि एक्चुअल में उनकी प्रॉब्लम क्या है, वो खुद से तर्क निकालते रहते हैं और घरेलू उपाय भी करते हैं जो बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सांसें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसके बिना तो थोड़ा भी चल पाना मुश्किल होता है। ये उन पेशेंट्स को देख के समझ में आता है कि जिनको रियली बहुत एडवांस सीओपीडी होता है। तो आपको, अगर आप स्मोकर हैं या पोल्यूशन से एक्सपोज्ड हैं, तो यदि आपको खांसी है, सांस फूलने की परेशानी हो रही है, तो डेफिनेटली आप एक चेस्ट फिजिशियन को दिखाइए और आप अपने टेस्ट करवाइए, और अगर ज़रूरत है तो आप इन्हेलर्स लीजिए और जैसे भी एडवाइस किया जाता है उसको फॉलो कीजिए, बट नज़रअंदाज मत कीजिए। बिल्कुल। डॉक्टर वर्षा, एक बात ये भी, क्योंकि आजकल के लोग में हम देखते हैं खास तौर पे कि सभी में ये चीज़ आ चुकी है कि लोग लापरवाही बहुत बरतते हैं, उन्हें पता है कि कंट्रोल कैसे करना है, क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लापरवाही बरतते हैं और बाद में जब चीज़ें बढ़ जाती है तो उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। तो ऐसे में आपने जो प्रिकॉशंस बताया, उम्मीद है दर्शक वो ज़रूर उसे रखेंगे, लेकिन अगर वो नहीं रखते हैं तो ये कितना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है? खतरनाक है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये थर्ड या फोर्थ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है अभी भी, और ऐसी बीमारी है जिसको हम अभी से रोकथाम करें तो ये बढ़ने से रुक सकता है, पर एक बार होने के बाद में फिर हम उसको जड़ से नहीं मिटा सकते हैं। तो जितना जल्दी उसको आइडेंटिफाई करेंगे, जिसके अवेयर हो जाएंगे उसके बारे में, तो हम उसके लिए कुछ निदान कर पाएंगे। और डॉक्टर वर्षा, अगर देखा जाए तो सांस की जो बीमारियां होती है, फेफड़ों से जुड़ी समस्या है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, तो ऐसे में कुछ लक्षण जो आपने बताया वो भी बहुत कॉमन लक्षण थे, ऐसे में ये पता कर पाना थोड़ा आम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है बिना टेस्ट के कि ये सीओपीडी की ही समस्या है, तो उन्हें ये कैसे पता चलेगा? क्या कोई तरीका ऐसा है जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये समस्या उस ओर जा रही है? लंग्स में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे खांसी हो गया या सांस फूलना, अकेले लंग्स से ही संबंधित बहुत सारी बीमारियों में ये लक्षण होते हैं। तो मेन इसमें आपको, जब आप एक डॉक्टर से मिलेंगे, हम उसमें पीएफटी करेंगे, स्पायरोमेट्री जब करेंगे, तब उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि ये सीओपीडी है, कि एस्थमा है, कि कुछ इन्फेक्शन है, निमोनिया है, तभी वो चीज़ पता चलेगी। डॉक्टर वर्षा, आपने बहुत सारे लोगों को ट्रीटमेंट दिया होगा इसे लेकर के, ऐसे में कुछ ऐसे केसेस भी होते होंगे जिन्हें आपको लगता होगा कि लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि अगर आप इतने अच्छे से प्रिकॉशंस रखते हैं और डॉक्टर की सलाह का पालन करते हैं तो आप जल्दी ठीक भी हो सकते हैं, और अगर नहीं पालन करते हैं तो ये प्रॉब्लम आगे हो सकती है। क्या कोई ऐसा केस आप हमारे साथ शेयर करेंगे? स्पेशली प्रॉब्लम क्या होता है कि कई दिनों से जो स्मोकिंग कर रहे होते हैं, नॉर्मली वो पेशेंट्स आते हैं अपने पास, तो उनको जब हम स्मोकिंग छोड़ने की सलाह देते हैं और फिर वो दवाइयाँ लेने लगते हैं, तब उनमें काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है। तो वो काफ़ी बेटर फील करते हैं। पहले वो एक मंजिल सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाते रहते होंगे, लेकिन धीरे धीरे स्मोकिंग छोड़ने से, इन्हेलर्स लेने से, फिजियोथेरेपी करने से वो धीरे धीरे बेटर होके सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक भी चढ़ जाते हैं। डॉक्टर वर्षा, ये तो आपने बताया कि जो स्मोक करते हैं उन्हें ज़्यादा थकान हो जाती है, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि जो बहुत यंगस्टर्स हैं, बहुत युवा जो ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वो स्मोक नहीं करते, उसके बावजूद भी वो सीढ़ी नहीं चढ़ते, लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका कारण आप क्या मानती हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही करना खुद के साथ, और कहीं ना कहीं आलस के तौर पर भी इसे देखा जाता है, तो ये कितना घातक साबित हो सकता है? नहीं, फिजिकल एक्टिविटी तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो भी, ओबेसिटी भी अभी जो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, कि तो ओबेसिटी अपने आप में बहुत सारे लंग्स के कंडीशंस को अफेक्ट करता है। तो फिजिकली एक्टिव रहने से आपका जो लंग्स का कैपेसिटी है वो मेंटेन रहेगा, कम होने से रुक जाएगा। डॉक्टर वर्षा, लेकिन एक बात ये भी, सीओपीडी की अगर मैं बात करूँ तो जैसे अगर हम डायबिटीज़ के मरीजों की बात करें तो कुछ चीज़ें डॉक्टर्स उन्हें कहते हैं कि आप हमेशा अपने साथ ही नहीं रखिए अगर आप कहीं भी जाते हैं, क्योंकि कभी अगर ये बढ़ गया आपके आसपास डॉक्टर्स नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। ऐसे में सीओपीडी के मरीजों को क्या चीज़ अपने साथ, सीओपीडी मरीजों को स्पेशली इन्हेलर्स तो रखना ही चाहिए, और आई थिंक अपने पुराने रिकॉर्ड्स वगैरह या जैसे भी एक्सेस अगर होता है कि सांस फूलने की दिक्कत आ जाती है, तो आप एज सुन एज पॉसिबल किसी हॉस्पिटल में जाके नेबुलाइज करवा लें, इस टाइप से कर सकते हैं। बट एटलीस्ट एक इन्हेलर जो आप ऑन अ डेली बेसिस यूज़ कर रहे हैं उसको हमेशा अपने पास रखेंगे। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है ये। डॉक्टर वर्षा, एक बात ये भी मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लोग डॉक्टर के पास जाने के लिए भी आलस करते हैं, लापरवाही बरतते हैं, वो सोचते हैं कि ठीक है घरेलू उपाय करते हैं या जब तक चीज़ें चल रही है वो चलने देते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी? डॉक्टर्स के पास फॉलोअप में तो एनीवे जाते ही रहना चाहिए,
ताकि आपकी दवाइयाँ ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही लेवल पे चलती रहेंगी। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट आता है, स्पायरोमेट्री हर बार जब आप आते हैं तो 3 महीने में 6 महीने में उसको हम रिपीट करा के देखते हैं। तो यदि उसमें इम्प्रूवमेंट है तो आपका दवाई का डोज भी कम हो सकता है, ओवरऑल नंबर ऑफ टैबलेट्स भी कम हो जाएंगी। तो ये चीज़ आपको तभी पता चलेगी जब आप डॉक्टर से फ्रीक्वेंटली विजिट करेंगे। बिल्कुल, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ लाइफ़स्टाइल को लेकर, जैसे कि अक्सर डॉक्टर से कहते हैं कि आप अपनी दिनचर्या सही रखिए, खान-पान सही रखिए और रोज़ एक्सरसाइज़ कीजिए। ये सब चीज़ें अगर हम करते हैं तो सेहत से जुड़ा हमारा कार्यक्रम है, इसलिए मैं आपसे पूछना जी। चाहती हूँ, तो किन बीमारियों से हम बच सकते हैं और क्या मान सकते हैं कि आगे चल के सीओपीडी या ऐसी जो भी समस्या है उससे हम बच सकते हैं? हाँ, डेफ़िनेटली अगर हम रोज़ उठ के प्राणायाम वगैरह करते हैं, कुछ भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, तो उसमें हमारा लंग कैपेसिटी बना रहेगा और लंग्स का जो इम्यूनिटी है वो भी बना रहेगा। तो उसके अलावा अगर हम पोल्यूशन से बचें और स्मोकिंग ना करें और जो भी है जो सेंट्स वगैरह जो स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स होते हैं, एलर्जेंस होते हैं, उनसे अगर बचाव रखेंगे तो हो सकता है हमको ये बीमारी ना हो। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि अपनी लाइफ़स्टाइल लोग सही रखें। डॉक्टर वर्षा, एक बात ये भी है जो सबसे बड़ा सवाल है मुझे लगता है, क्योंकि यंगस्टर्स में अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो हम समझते हैं कि ठीक है जी। वो स्मोक करते होंगे, बड़ों में हो रही तो ठीक है कुछ और जी। प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन बच्चों में भी आजकल ये समस्याएँ देख रहे हैं हम लोग, तो इसका क्या हाँ। कारण हो सकता है? सीओपीडी कुछ केसेस में आनुवांशिक, जैसे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी जिसको बोलते हैं, वो भी सीओपीडी का ही एक फॉर्म है। तो जिसमें एक एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, वो आनुवांशिक बीमारी होती है। तो वो काफ़ी रेयर केसेस में ही ऐसा होता है। लेकिन अगर ऐसे बच्चे हैं जो पैसिव स्मोकिंग का शिकार हैं, तो उनके लिए फिर आपको सतर्क रहना पड़ेगा, उनके पेरेंट्स को आपको मना करना पड़ेगा कि ऐसे बच्चे प्रोन हैं, तो उनके सामने स्पेशली आप स्मोकिंग ना करें। मतलब जेनेटिक भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण हो हाँ, सकता है। है। डॉक्टर वर्षा, लेकिन अगर पेरेंट्स को अगर है और वो अपना कंट्रोल में रखते हैं, सही तरीके से चीज़ें करते हैं, प्रिकॉशंस रखते हैं, तो भी क्या बच्चों में इसको लेकर के दिक्कत आगे हो सकती है? हाँ, हो सकती है। तो फिर आप लोग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? क्योंकि बच्चों में प्रिकॉशंस रखना तो मुझे लगता है काफ़ी बच्चों में दिक्कत प्रिकॉशन होता है। नहीं, ऐसे हमको लगता है कि बच्चे प्रिकॉशंस नहीं फॉलो करते हैं। एक्चुअली बच्चे बड़ों से बहुत अच्छे से हर प्रिकॉशन को समझते भी हैं और फॉलो भी करते हैं। तो बच्चे भी इक्वली फॉलो, यदि अगर पेरेंट्स उस चीज़ को बताएंगे कि करना है तो वो कर लेते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर वर्षा, एक बात ये भी, अगर किसी को पहले से और भी कोई प्रॉब्लम, जैसे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम जो कि आजकल लगभग 90% जी। लोगों को हो गई है, और किसी चीज़ की प्रॉब्लम अगर आपको पहले से ही अंदर में है और उसके बाद सीओपीडी अगर हो जाता है, तो क्या ये ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और उसके बाद क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए यस, लोगों को? हाँ, अगर सीओपीडी वाले पेशेंट्स को डायबिटीज़ भी हो जाता है लेटर ऑन, तो ये एक टाइप से डबल इंसल्ट है इम्यून सिस्टम पे। पूरा इम्यून रेगुलेशन बहुत दिक्कत हो जाती है और आप इन्फेक्शन प्रोन डबल हो जाते हो। सीओपीडी अपने आप में इम्यूनिटी को सप्रेस करता है और डायबिटीज़ भी, तो फिर इन्फेक्शन होने का रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है ऐसे केसेस में। बिल्कुल। डॉक्टर वर्षा, एक आखिरी मैसेज आपका हम चाहते हैं, क्योंकि आज वर्ल्ड सीओपीडी डे मनाया जी। जा रहा है और जागरूकता के लिहाज से ही इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोग इसके लिए अवेयर रह सकें, उनके अंदर इस चीज़ों को, लक्षणों को लेकर जानकारी हो, कारणों को लेकर। एक आखिरी मैसेज उनके लिए। कि कभी भी आप अपने सिम्टम्स को, जैसे कि खांसी आना, बलगम आना, सांस फूलना, इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। किसी ना किसी चेस्ट फिजिशियन को तुरंत से तुरंत दिखाएं और उनकी बताई हुई सलाह को आप फॉलो करें। बहुत थैंक यू सो मच वर्षा जी, आपने बहुत सारी जानकारियां दी सीओपीडी को लेकर, और मुझे लगता है कि एक डॉक्टर होने के नाते आपने लोगों को इन्हेलर का सही इस्तेमाल करना भी बताया और ये भी बताया कि अगर वो लापरवाही बरतते हैं, प्रिकॉशंस नहीं रखते हैं, तो कितना खतरनाक साबित हो सकता है। बहुत शुक्रिया एक बार थैंक यू फिर से। सो मच। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक बार फिर से आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपने साथ अपने परिवार की सेहत का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि सेहत से बड़ी पूंजी और कोई नहीं है। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।